मेरे प्यारे साथियों, सीरीज 33 में आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज सीरीज 33 का आइए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि उसने अपनी सेना की समृद्धि तथा शक्ति की स्थापना के लिए कृषि प्रणाली का पुनर्गठन किया। 2 बातें पूछ रहा है वो। एक कह रहा है कि सेना की समृद्धि तथा शक्ति की स्थापना के लिए कृषि प्रणाली का पुनर्गठन किया था। तो आप कहेंगे यस सर किया था। ठीक है, क्या किया अभी चर्चा करेंगे हम लोग। उसने अपने को आदर्शवादी बनाने के लिए मद्यपान मतलब शराब बंदी को प्रतिबंधित कर दिया था। ऐसा किया था। सभी प्रकार के अनुदान को राज्य के अधीन कर दिया था। जी हाँ, कर दिया था। उसने स्पष्ट किया कि वह मुस्लिमों के समान ही हिंदुओं का भी शासक है। ठीक है, यहां अभी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे आपके बीच, लेकिन पहले आंसर आप कर लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। तो आंसर इसका क्या हुआ, 1 2 3 जहां पर भी है विकल्प में ये है 1 2 3 ये है। अब आइए चर्चाएं करते हैं। पहली चर्चा हम कर रहे हैं पहले विकल्प से। उसने अपनी सेना को समृद्ध तथा शक्ति की स्थापना के किसी प्रणाली का पुनर्गठन किया था। जी हाँ, किया था। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने किया क्या, देखिए। पहला तो काम ये किया कि उन्होंने राजस्व सुधार लाया था। ठीक है ना, रेवेन्यू में रिफॉर्म किया। क्लियर। और आप जैसा कि जानते हैं कि उन्होंने राजस्व विभाग में जो हिंदू लोग थे इनको उन्होंने ट्रांसफर करके दूसरा विभाग दे दिया। ऐसा मत कर दीजिएगा कि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत सारे स्रोतों में आपको लिखा होगा कि हिंदुओं की सेवाएं समाप्त कर दी गई। हिंदुओं की सेवाएं नहीं समाप्त की गई, उनको जो है उनका विभाग ट्रांसफर कर दिया गया। क्लियर। और अब इस ट्रांसफर का परिणाम किसने लिखा है, तो आप कहेंगे बर्नी ने लिखा है। बर्नी का कहना है कि कल तक जो लोग हिंदू रेशमी वस्त्र को पहनते थे और घोड़ों से निकलते थे, आज वो इतने लाचार हो गए थे कि उनकी जो पत्नियां हैं वो घरों में चौका बर्तन करने के लिए विवश हो गई थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक राजस्व सुधार तो ये किया था, और दूसरा उन्होंने किया क्या था कि भूमि का सर्वे कराया। और सर्वे कराने के बाद उन्होंने भूमि की माप के लिए, ठीक है, बिस्वा नामक यूनिट का विकास किया था। क्लियर। तो इसका मतलब आप याद रखेंगे कि इसका परिणाम क्या आएगा। ठीक है, एक और पॉइंट आप कर लीजिए, फिर आप ये देखिएगा। अब देखिए, पहले के जो सुल्तान थे, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के पहले के जो सुल्तान थे, वो दान देते थे, और बहुत प्रकार के दान देने से जो है जो खालसा भूमि या सरकारी भूमि थी वो कम हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि सारी जो भूमियां हैं वो छीन लिया लोगों से और उसको खालसा या सरकारी भूमि में बदल दिया। ठीक है ना, क्लियर। और लोगों को वेतन भोगी बना दिया है। ठीक है, तो आपने ये भी समझ लिया। तो ये लैंड रिफॉर्म हुआ या नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि इससे पैसा आएगा कि नहीं आएगा। जब आएगा या पैसा बचेगा तो इस पैसे का उन्होंने प्रयोग कहाँ किया। आप कहोगे कि सर सेना की समृद्धि के लिए ही किया है सर। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि वह सेना को समृद्ध क्यों करना चाह रहे हैं। ये भी प्रश्न आता है कि सेना को समृद्धशाली या शक्तिशाली क्यों बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए, उस समय मंगोलों का आक्रमण संभावित था, और आप जानते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए हैं वह किसके काल में हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए हैं। कुल कितनी संख्या में हुए हैं, 6 हुए हैं। ठीक है, तो इन मंगोल आक्रमण से भी देश को बचाना था, इसलिए सेना को समृद्ध होना जरूरी भी था। और भी क्या रीजन था समृद्ध करने के लिए, क्योंकि देखिए अमीर खुसरो कहते हैं कि सिकंदर दूसरे पैगंबर बनना चाहते थे, दूसरा धर्म चलाना चाहते थे। ठीक है, और तीसरी बात और भी क्या रीजन था, तो वो कह दीजिएगा क्योंकि वे सर विश्व विजेता बनना चाहते थे, अर्थात सिकंदर ये सानी बनना चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने, ठीक है,
सेना को शक्तिशाली बनाया था। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए था ना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के राजकोष में जो पैसा था, वो पैसा जो उन्होंने इतनी बड़ी सेना रखी, लगभग 5 लाख की बड़ी सेना उस जमाने में रखा, तो ऐसी स्थितियों में उस सेना के लिए कहाँ से पैसा आएगा, ठीक है। जो लूट है वो तो लूट कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें नियमित आय चाहिए ना, तो ये नियमित आय कहाँ से आएगी, तो आप कहोगे कि सर ठीक है रेवेन्यू रिफॉर्म से आएगी या राजस्व सुधार से आएगी। तो इसका मतलब आप ये पहले पॉइंट से सहमत हो गए। अब पहले पॉइंट में आप देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन मिल गए हैं, ठीक है। केवल पहले एक्सप्लेनेशन में आप उठा के देखें तो आपको कितने क्वेश्चन मिल गए, लेकिन आप गलती कहाँ करते हैं और हताश कहाँ होते हैं, ठीक है। आप गलती कहाँ करते हैं और हताश क्यों होते हैं, क्यों आप कंपटीशन से घबराते हैं और क्यों आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि हमसे जो भी लोग बात करते हैं, जो भी बताते हैं कि साहब हमने तो ये किताबें पढ़ डाली, उसके ऑब्जेक्टिव लगा डाले, ये कर डाला, वो कर डाला, ठीक है, लेकिन मैं जो है इतने क्वेश्चन से ऊपर नहीं बढ़ पाया। तो आप बढ़ोगे नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ोगे। जब आप ABCD पढ़ोगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है A, इसका कौन है B, ठीक है, इसका कौन है C, ठीक है, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। यह आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। रियलिटी ये है कि आपको, ठीक है, जो भी आप करें, पढ़ाई लिखाई करें, तो आप ये देखिए कि पहला क्वेश्चन की व्याख्या की जा रही है, वो पहला क्वेश्चन की अगर आप व्याख्या करने में अक्षम है, मैंने कह दिया A, तो आपने A रट्टा मार लिया, ठीक है। उसमें उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिर आप विकेट गिर गया आपका, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप अपनी प्रक्रियाओं को बंद करिए, ठीक है। जो आप परंपरागत तरीके से पढ़ते हैं उसको बंद करिए। जब तक आप नवीन नहीं करेंगे आप अलग नहीं होंगे दूसरे से, और जब तक आप दूसरे से अलग नहीं होंगे आप चैन कभी नहीं पाएंगे, ठीक है। आप हांफते रह जाएंगे, मेहनत करेंगे आप 24 घंटे में 15 घंटे, लेकिन आपको मिला के आप कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए प्यारे साथियों, आपको चाहिए कि आप किसी मैटर में तर्क का प्रयोग करते हुए अध्ययन करें कि यह सही है तो क्यों सही है, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए मैं हूं बहुत सावधानी से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, और आप देखते होंगे कि मैं तमाम बार ऐसा होता है जब मैं ये जो नीचे दिया है ABCD दिया हुआ, इसको टच नहीं करता हूं और कह देता हूं कि आप मिला लीजिए। हो सकता है कि मैंने यहां सॉल्व कर दिया, अब मेरे माइंड में है कि साहब इसका D है, लेकिन मेरी मुख से निकल गया B, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में आप किस पर निशान लगाओगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में मेरे प्रिय मित्रों, ठीक है, आपको कोई भी अध्ययन, ठीक है, लॉजिकल करना चाहिए, ठीक है, क्लियर, तभी आपका चयन होता है, तब आप कभी भी हारते नहीं। और किसी भी कंपटीशन का आप इंतजार करते रहते हैं कि कब ये परीक्षा आए, अन्यथा आप कितनी भी तैयारी कर रहे हो, जैसे ही आप परीक्षा का नाम सुनोगे वैसे ही आप कांपने लगते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप की पढ़ाई ही गलत तरीके से है, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में हमें बहुत ज्यादा अनसॉल्व पेपर जो आते हैं, सॉल्व करके आते हैं ABCD और ये सब चीजें, इन सब चीजों का हमें केवल एक गाइडेंस के लिए प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आप लीजिए और उस क्वेश्चन को लेने के बाद आप देखिए कि क्या उसका एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है, और अगर सही भी है, मैं ही कर रहा हूं, ठीक है, तो आपका ये ड्यूटी क्या बनती है कि क्या हमने जो किया है व्याख्या कि साहब मंगोल सर्वाधिक आक्रमण हुए, मंगोलों के 6 आक्रमण हुए अलाउद्दीन खिलजी में, तो आपकी ड्यूटी अब ये बन पड़ती है ना कि आप देखें कि साहब मंगोलों का पहला आक्रमण कब हो रहा है, दूसरा कब हो रहा है, तीसरा कब हो रहा है, सल्तनत में पहली बार आक्रमण कौन हुआ, ये मंगोल इतने खतरनाक क्यों हैं, ठीक है, मंगोल रहने वाले कहाँ के हैं, आखिर उनकी विशेषता क्या है, उनका धर्म क्या है। जब तक आप इस तरह से नहीं पढ़ोगे भाई, तब तक आप कैसे सोच रहे हो कि सिलेक्शन मिल जाए, ठीक है। आओ दूसरा देखो, उसने अपने को आदर्शवादी बनाने के लिए मद्यपान को प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। देखो, मद्यपान को प्रतिबंधित कर दिया आदर्शवादी बनने के लिए, देखो ये बात तो सही है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, ठीक है, ये पर्याप्त नहीं है, क्लियर। अब क्यों पर्याप्त नहीं है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो 4 विद्रोह हुए थे, तो उस विद्रोहों का उन्होंने 4 समाधान भी खोजा था, और वो जो 4 समाधान थे उसमें ये था कि जो शराब की दावतें होती हैं, उन शराब की दावतों में होता क्या है
ठीक है, साजिशें होती हैं, क्योंकि स से शराब और स से साजिश, ठीक है, जहां पर शराब चलेगी वहां पर अच्छा काम नहीं होता, ठीक है। यही कारण है, क्यों? क्योंकि शराब जो होती है आपके ब्रेन की इफिशियंसी को कितना, ठीक है, एक्सीड करा देती है, 1/10 एक्सीड कराती है, ठीक है, 1/10 करा देती है, आपके अंदर आक्रामकता का गुण आता है। यही कारण है कि प्रायः हर हत्यारे जो होती हैं वो शराब के नशे में होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो उन्होंने आदर्शवादी बनने के लिए मद्यपान को प्रतिबंधित नहीं किया था, अपितु विद्रोहों को समाप्त करने के लिए भी किया था, ठीक है। अब ये देखो, सभी प्रकार के अनुदान को राज्य के अधीन कर दिया। अभी तो मैंने बताया कि साहब उन्होंने क्या किया कि खालसा भूमि का विस्तार किया, ठीक है ना। अब पहले क्या था, पहले लोग अनुदान देते थे, किसको अनुदान दे रहे हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कि साहब शिक्षकों को दे रहे थे, विद्वानों को दे रहे थे, ठीक है, धर्म गुरुओं को दे रहे थे। तो ऐसा नहीं होता कि जो शिक्षक को या विद्वान को दान में मिल गया है तो दान में मिलने के बाद उसकी मानसिक स्थिति, ठीक है, कब बदल जाएगी, कब वह जो है, ठीक है, विध्वंसक आइडियोलॉजी को धारण कर लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो प्रायः जो, जैसे मान लीजिए कि इमाम हैं या मौलवी हैं, या हिंदुओं में आप उठा के देख लीजिए जितने भी धर्मगुरु हैं, आपसे कोई छिपा नहीं है ना, आप तो सब जान रहे हो ना कि यह धर्मगुरु करते क्या है, ठीक है। तो उसमें हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। तो इनके पास अगर संपत्ति आई, इन्होंने श्रम तो किया नहीं, ये है पैरासाइट। और जब इनको श्रम इन्होंने किया नहीं और इनके पास पैसा आ गया तो ये करेंगे क्या, ठीक है, ये करेंगे क्या, आपकी शांति से इनका कोई लेना देना नहीं होगा। ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहेंगे, अपने अहंकार को पूरा करना चाहेंगे, और उसके मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी उसको ये ध्वस्त करते रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सभी प्रकार के अनुदानों को राज्य के अधीन कर दिया। तो ऐसा करके अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, लोगों के पास से बचत रोक दिया। जब बचत रोक देंगे, ठीक है, तो लोगों की महत्वाकांक्षाएं रुक जाएंगी, ठीक है, और जब महत्वाकांक्षाएं रुकेंगी तो निश्चय ही बगावत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपने ये भी चीज समझ लिया, ये भी सही है। फिर करा फोर्थ, उसने स्पष्ट किया कि वो मुस्लिमों के समान ही हिंदुओं का भी शासक है। देखिए, यह बात तो सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मौलवी से कहा था कि मौलाना, ठीक है, मेरा इससे क्या मतलब है कि मेरे मरने के बाद मुझे जन्नत मिलेगा या दोजख की आग, ठीक है, क्लियर ना। मैं जब जन्मा था तो भी मुस्लिम था, आज भी मुसलमान हूं, कल भी मुसलमान रहूंगा, उसी रूप में मरूंगा भी, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा, ये सारी की सारी बातें तो उन्होंने जरूर किया, लेकिन उसको कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। तो आपका आंसर तो आप समझ ही गए क्या हुआ था, शायद निशान लगा नहीं, आइए निशान लगा देते हैं और आगे चलते हैं। तो 1 2 3 बी, ठीक है, क्लियर, बी। अब जैसे देखिए हमने इतनी नरेशन किया, हो सकता है कि हम बी पर भूल से जल्दीबाजी में हम बी पर निशाना लगा के डी पर लगा देते, लेकिन अब अगर हमने मान लीजिए कि डी पर ही आंसर लगा दिया, मान लीजिए कि हमने इस पर लगा दिया, ठीक है, तो आप कहो, आप तुरंत समझ जाओगे ना कि नहीं यार ये तो गलत हो गया, लगता है कि उस समय, ठीक है, ये भूल से ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब आप आओ आगे चलें। दूसरा क्वेश्चन देखो आप क्या है, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से मुख्य कारण क्या था, ठीक है। अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना, जमींदारों एवं बनियों पर नियंत्रण रखना, ठीक है, जमींदारों एवं व्यापारियों के व्यवहार को समुचित बनाना, ठीक है, क्लियर, सैनिक शक्ति में वृद्धि तथा मध्यस्थों पर नियंत्रण करना। देखो सही तो सब है यार, ठीक है, कौन सा चीज इसमें गलत है, भाई सैनिक क्षमता में वृद्धि तो करना ही चाहते थे, जमींदारों और बनियों पर नियंत्रण भी करना। जमींदार तो खैर रह ही नहीं गया था, लेकिन बनिया तो था ना, ठीक है। और बनियों की राष्ट्रीयता क्या होती है, बनियों की देशभक्ति क्या होती, लाभ, ठीक है, क्लियर।
तो सबसे ज्यादा अगर राष्ट्रीयता कहीं कमजोर होती है तो इस वर्ग में होती है, जहां लाभ मिला वहीं चले जाएंगे। अब जमींदारों एवं व्यापारियों के व्यवहार को समुचित बनाना, ठीक है, तो ये भी सटीक आंसर नहीं है, तो आंसर क्या हुआ आपका, ठीक है, डी। अब देखो ये क्यों हो रहा है, ये देखो इसमें सैनिक शक्ति भी आ रही है, में वृद्धि भी हो रही है, और ये मध्यस्थ पर नियंत्रण भी हो रहा है। ये मध्यस्थ कौन हो सकता है, जमींदार भी हो सकते हैं, बनिया भी हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो जमींदार तो रही नहीं वहां, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये जो विकल्प आ रहा है, ये विकल्प इसमें इन तीनों को एक साथ शामिल कर दिया गया है, तो सबसे सही आंसर क्या होगा हमारा, डी। अब आओ आप तीसरा देखो, ठीक है, तीसरा कह रहा है अकता, ठीक है। देखिए ये जो अकता है, थोड़ा सा आप लोग इसको ऐसे लिखते हैं ना, एकता, ठीक है, पढ़ते हैं, तो ये हम लिख दिए हैं, ठीक है, इसको हमने शुद्ध कर दिया। जो आप सही तो ये भी है, लेकिन आप चूंकि हैबिचुएटेड होते हैं ये लिखने के लिए। तो एकता या अकता शब्द का अभिप्राय क्या है, सर्वोच्चता का नियम, नहीं सर, सैनिक अधिकारियों को सुल्तानों द्वारा भूमि अनुदान, युद्ध की लूट में राज्य का 5वां हिस्सा, वेतन के बदले में किसी प्रदेश के राजस्व की उगाही का अधिकार देना, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहले निशान लगाओ उसके बाद व्याख्या करते हैं। देखो अकता है क्या, अकता है क्या, देखो ये जमीन का एक टुकड़ा है जिसे अकता कहा गया है, ठीक है, क्लियर। इसे अकता भी कह सकते हो आप, इसे मुक्ता भी कह सकते हो, और इसका जो मालिक होगा, स्वामी होगा, उसे क्या कहोगे, अक्तादार कहोगे, ठीक है, अक्तादार कहोगे, ठीक है, या मुक्तादार कहोगे। अब ये जो जमीन मिली है यह किसने दिया है, सुल्तान ने दिया है। क्यों दिया है, आप कहोगे कि सर 2 काम के लिए दिया है, ठीक है, एक, ठीक है, शांति व्यवस्था बनाना अपने क्षेत्र में, और सैन्य निर्माण करना, ठीक है। तो शांति व्यवस्था में क्या क्या आ जाएगा, राजस्व भी आ जाएगा, न्याय व्यवस्था भी आ जाएगी, ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और इसको इस में वेतन नहीं मिलता था, अपितु इसी जो राजस्व संग्रह करता था उसी राजस्व संग्रह का एक हिस्सा दिया जाता था। आई बात समझ में, ठीक है। अब चौथी बात करो, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला, अरे भूमिका लिखा हुआ है, गलती है, सॉरी, भूमि कर मतलब लैंड टैक्स की बात कर रहा है, रेवेन्यू टैक्स की बात कर रहा है। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, इसके आगे लिखा है खुम्स, खुम्स लिखा है, ठीक है। युद्ध की लूट में राज्य का 5वां भाग, उसके सामने खराज लिखा है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, यह उसरफ लिखा है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, उसर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसर, ठीक है, यहां उसर लिख दिया, ठीक है। और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जकात, ठीक है। देखो सबसे इजी क्या है, ठीक है, कि सबसे आसान इसमें क्या लिखा हुआ है, तो मुस्लिमों पर लगने वाले धार्मिक कर को क्या कहते थे, जकात ही तो कहते थे, जिसका मतलब ये सही है, ठीक है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या है, ठीक है, तो मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है, उसरफ है। फिर कह रहा है कि युद्ध में लूट, युद्ध की लूट में राज्य का 5वां भाग, ये खुम्स है, ठीक है, और हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर ये खिराज है। तो अब आप मिला लो, ठीक है। तो एक के नीचे देखो 2 कहाँ लिखा हुआ है, ए के नीचे 2 यहां लिखा हुआ है। अब बी के नीचे देखो 1 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो बस हो गया, सही हो गया, इसको मिला लेना ठीक से अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो खुम्स है क्या, ठीक है, देखो यहां पर तो 1 साइडेड लिखा गया, एक ही बात किया गया। अब हम आपको यहां पर समझा देते हैं खम्स या खुम्स है क्या,
ठीक है, देखो दो प्रकार के धन को खम्स कहा जाता था, एक युद्ध में, ठीक है, जो लूट से प्राप्त धन होगा उसको, और देखो जो जमीन में गड़ा हुआ धन है उसको, ठीक है, क्या कहा जाता था, उसी को खुम्स कहा जाता था या खम्स कहा जाता था। ठीक है, तो अब सवाल यहां पर है कि यहां वितरण कैसे होगा। तो आप कह दोगे कि सर 80% भूभाग यह सेना को दे दी जाए और 20% जो हिस्सा है वह सुल्तान को दिया जाएगा। ठीक यही बात जिसकी जमीन से पाया गया है उसको 80% मिलेगा और सुल्तान का उसमें 20% हिस्सा मिलेगा। लेकिन यह नियम लागू नहीं हुआ। इस नियम को वास्तव में किसने लागू किया था? आप कहोगे कि इस नियम को केवल फिरोज तुगलक ने लागू किया और शेष सुल्तानों ने तो भाई ऐसे ही किया, और अलाउद्दीन खिलजी ने तो हद ही कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने तो 80% अपने पास रखा, 20% में ही, ठीक है, उसने सेनाओं को डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, उसका परिणाम क्या हुआ था? ठीक है, नवीन मुसलमानों की विद्रोह हुई थी। ठीक है, पांचवा देखो, शासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है? ठीक है, इक्तादारी व्यवस्था, देखो ये है इक्तादारी व्यवस्था ना, और दूसरा बी विकल्प क्या दे रहा है? मुद्रा प्रणाली। तीसरा है सैन्य संगठन, और ये क्या है? मतलब उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है, ये है। ठीक है, इक्तादारी व्यवस्था भी हमने आपको समझा दिया। ठीक है, मुद्रा प्रणाली, तो मुद्रा प्रणाली में आप एक चीज इसी के जस्ट सामने ऐसे करके ऊपर लिख लो। ठीक है, कि इल्तुतमिश पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए हैं भारत के अंदर, शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए हैं, और इन सिक्कों पर, ठीक है, क्या लिखा हुआ था? आप कहेंगे कलमा लिखा हुआ था। तो इसका मतलब मुद्रा प्रणाली को इन्होंने जारी किया। सैन्य संगठन, जी हाँ, इन्होंने ही किया है। ठीक है, तो अब आपका पांचवा भी हो गया है। छठा जाओ, देखो निम्न में कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? इल्तुतमिश ने वंशागत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। जी हाँ, ये सही है। जब देखिए, ये आप निशान लगा लीजिए, सही करिए, फिर भी व्याख्या करेंगे। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी, सही है। उसने हबसी होना चाहिए था, हबसी सरदार मलिक याकूत को नायब के पद पर नियुक्त किया था। नायब के पद पर नियुक्त किया। ठीक है, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्क शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। क्लियर? तो अब हम लोग थोड़ी व्याख्या करें, थोड़ा तीसरा क्वेश्चन, सी क्वेश्चन भी, ठीक है, ये देखना पड़ेगा हमको क्योंकि ये भी गलत है। तो आइए देखिए यही होता है क्वेश्चन बनाने में और करने में। अब अगर हम आपसे कह दें कि नहीं साहब ये वाला है सही, तो आप ये भी सही मान लोगे। तो आओ थोड़ा सा देखते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। आइए देखिए, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की, इसकी व्याख्या हम कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, यह दौर है 1231 का। 1231 में इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पर जा रहे हैं। तो जब ये ग्वालियर अभियान पर जा रहे हैं तो उस समय इनका जो कोई बेटा योग्य नहीं था, क्योंकि एक ही बेटा इनका योग्य था और वो था, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद, और वो मर गया था 1228 या 29 में ही मर गया था। तो ऐसी स्थिति में जब इल्तुतमिश ने देखा कि उनकी कोई बेटे योग्य नहीं है, तो उन्होंने अपनी बेटी रजिया को जो है दिल्ली का शासन, ठीक है, संभालने के लिए दे दिया। और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि रजिया ने जिस कुशलता के साथ शासन का संचालन किया है उससे वे बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा कि जो मेरी बेटी है यह अगला, ठीक है, क्या बनेगी? अगली शासिका बनेगी या मेरी उत्तराधिकारी बनेगी। तो ये तो सही है। अब देखिए, 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी। ठीक है, क्लियर है, सही है, ये भी सही है। लेकिन अब थोड़ा सा इसके अंदर एक बात याद रखना, ठीक है, वो देखो सही तो ये भी है, सही ये भी हुआ, लेकिन थोड़ी सी बात यहां याद रखो कि अगर ये चीज आपसे पूछ दिया कि क्या इसमें दिल्ली की जनता थी या नमाजी थे, तो आपको तो नमाजी भी जनता ही है भाई।
ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है। फिर कह रहा है कि उसने हफ्सी सरदार मलिक याकूत को नायब के पद पर नियुक्त किया था। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ये बनाने में गलती हुई है। जो मलिक याकूत है ना, यह अमीर आखुर था, अमीर आखुर था, अस्तबल का मंत्री था ये, ठीक है। तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये भी सही हो गया, चलो सही कर लेते हैं। नायब को काटो और ये डाल दो, क्योंकि विकल्प नहीं है नीचे, ठीक है। और रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की, ठीक है, किया, और गैर तुर्क शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। नहीं, ये उलट गया मैटर, ये मैटर उल्टा है, ठीक है। आप कहोगे कि नहीं सर, ठीक है, पहले निशान लगा दो, नहीं कंफ्यूज कर जाओगे आप, ठीक है। देखो गलती तो ये क्वेश्चन भी बना था, लेकिन हमने यहाँ इसको सही कर दिया, ठीक है, कि मलिक याकूत जो है नायब का पद नहीं करता था, अमीर आखुर के पद पर था। तो देखो अब हम इसकी व्याख्या कर देते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति की सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्क शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। नहीं, ठीक है, उन्होंने किया क्या कि गैर तुर्क शासकों को, ठीक है, शक्तिशाली बना करके ये जो तुर्क हैं इनको बैलेंस कर लिया, ठीक है। मतलब देखिए, जो तुर्क थे ये तुर्कों से बना था चालीसा या तुर्क के चहलगानी। अब ये करते क्या थे कि तुर्क अपनी ये जो चालीसा है इसके माध्यम से सुल्तान बनाने वाला अपने को बनना चाहते थे, कि अगर मैं चाहूंगा तो ही सुल्तान बनेगा। तो रजिया इनके अत्याचारों को देख रही थी, ठीक है। और ऐसी स्थितियों में उन्होंने क्या किया कि तुर्कों की शक्ति को बैलेंस करने के लिए उन्होंने गैर तुर्क शासक, मतलब जिसे ताजिक कहा जाता है, ठीक है, ताजिक को महत्वपूर्ण बना दिया, ठीक है ना। तो जब ताजिक महत्वपूर्ण बन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो तुर्क हैं यह स्वतः जो है, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये चेक हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये उल्टा दे रहा था। तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। और अब 7वां क्वेश्चन देखो, महत्वाकांक्षी गयासुद्दीन बलबन को अपने राज्यारोहण के समय निम्न में से किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था? शासक की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना। जी हाँ, करना ही पड़ा था भाई, ये तो करना ही पड़ा था उनको, ठीक है, ये सही हो गया। सामंतों पर अंकुश लगाना, सामंत का मतलब इक्तदार, ठीक है, पर अंकुश लगाना, ठीक है। यहां पुनः कर लो चालीसा के सदस्यों को, चालीसा के सदस्यों पर एवं इक्तदारों पर, ठीक है, अंकुश लगाना था ही। आंतरिक विद्रोह का दमन करना, जी हां। सीमाओं की सुरक्षा हेतु नीति का निर्धारण करना, एस, ठीक है। मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने ऐसा किया था, क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा, चारों होगा ना, तो यहाँ चारों पे निशान लगा लो पहले, और उसके बाद हम जहां आवश्यकता है वहां व्याख्या कर देते हैं। देखो, शासक की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना तो उन्होंने किया था ना, क्योंकि जो सुल्तान था वो इस चालीसा के सदस्यों के द्वारा महत्वहीन हो चुका था। ये जब चाहते थे सुल्तान को सत्तासीन करते थे और उनकी हत्या कर देते थे, ठीक है। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज शाह के साथ क्या हुआ, उसकी भी हत्या की गई। रजिया के साथ भी वही हुआ, बहराम शाह के साथ भी वही हुआ, अलाउद्दीन मशहूद शाह के साथ भी वही हुआ, नासिरुद्दीन खुसरो को भी विषपान करके मारा गया, इसामी कहता है, ठीक है। तो जब बलबन सत्तासीन हुआ, ठीक है, तो बलबन क्या चाहता था, इसको सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा की स्थापना करना चाहता था, ठीक है ना। अब सीमाओं की सुरक्षा वाली बात आती है कि सीमाओं की सुरक्षा हेतु नीति का निर्धारण करना। जाहिर सी बात है कि उस समय सीमाएं किसके आक्रमण से सुरक्षित थी, मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित थी। तो सुल्तान जो है उत्तर पश्चिम सीमा पर आए थे और उन्होंने, ठीक है, वहां पर किलेबंदी करवाया था, ठीक है। तो 7वां भी आपका हो गया।
अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। ठीक है, उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया, बिल्कुल किया है। ठीक है, कानून और व्यवस्था की बहाली के लिए बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया। आप कहेंगे यस सर। उसने केंद्रीय सेना विभाग दीवाने आरिज की स्थापना किया था। यस सर। ठीक है, पहली बार सेना विभाग किसने बनाया है सल्तनत में? आप कहोगे कि सर बहाउद्दीन बलबन ने बनाया है। ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा? कौन सा असत्य है? तो आप कहोगे कोई असत्य नहीं है, सब सत्य है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब 9वां क्वेश्चन देखो। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दीवानी खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। जी हाँ, की गई थी, दान विभाग है ये। ठीक है, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। यस सर, किया था। अतिरिक्त आय की, ठीक है, रख रखाव के लिए, उसकी एडिटिंग के लिए उन्होंने दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किया था। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था। अभी हमने एक चीज बताया। ठीक है, क्लियर। दीवानी कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। जी हाँ, की गई थी। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर मैं आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं तेज गति में पढ़ रहा था। ठीक है, ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब देखो, आप यहां से देखो, दीवानी खैरात ये फिरोज तुगलक है। ठीक है, दीवानी मुस्तखराज की स्थापना इल्तुतमिश ने नहीं किया। ठीक है, अलाउद्दीन ने किया था। ठीक है, अतिरिक्त आय की ऑडिटिंग के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? बी आ गया। ठीक है, आप आगे देख, इसका मतलब आप देख रहे हो ये तो सही है ना, ए भी सही है, सी भी सही है। ये भी निशान लगा दो, ये भी निशान लगा दो, और ये गलत है। ठीक है ना। अब आओ 10वां देखते हैं। निम्न में कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है? फतवा, ठीक है, आदेश है, इस्लामिक नियम है। क्लियर, तो इसका मतलब ये तो सही हुआ ना। मजलिस मिलन स्थल है का परिषद है। ठीक है, संसद को मजलिस कहा ही जाता है वहां। दारुल हर्ब, ठीक है, दारुल हर्ब का मतलब है गैर इस्लामिक स्टेट। ठीक है, और इनका लक्ष्य क्या रहा जो चरमपंथी मुसलमान थे? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, मतलब काफिरों के देश को मुस्लिम देश में बदलना। तो ठीक तो लिखा है, गैर इस्लामिक क्षेत्र। ठीक है, ये भी सही है। अब देखो मदद ए मास में जो है, ये आप अगर बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हो तो आप इसको भी सही मान जाओगे। ठीक है, तो आपको हम कुछ नहीं करते हैं, बस एक शब्द में लिख देते हैं तो आप कंफ्यूजन नहीं करोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मदद ए मास क्या है, तो आप कहोगे कि सर धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को, ठीक है, दी गई कर मुक्त भूमि। ठीक है, क्लियर। और ये भूमि जो है अनफर्टाइल हुआ करती थी, मतलब बंजर हुआ करती थी। अब 11th आ जाओ यार, ये सीधी सीधी सी बात है, ये हमने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी बस। ठीक है, उर्दू कब दरबारों की भाषा बनती है? तो आप कहेंगे ये तो मुगलों के काल में बनती है। सर वो मोहम्मद सारंगीले के काल में उर्दू का प्रयोग होने शुरू होता है। तो अब चलो आगे। 12वां देखो क्या कह रहा है। 12वां कह रहा है कि निम्नलिखित किस सेना नायक ने अलाउद्दीन खिलजी की देवगिरी में शक्ति स्थापित करने में सहायता की? इसको कुछ नहीं करना है, आपको मलिक काफूर लगा देना है। और इतनी सी बात याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी की समस्त दक्षिण भारतीय अभियान या विजय को किसने किया है? उनके सेनापति मलिक काफूर ने किया है। ठीक है, क्लियर। अब ये सब तो है सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के ही, अलफ खान भी है, उलुग भी है, नसरत भी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ये होगा, और हमने अभी व्याख्या भी कर दिया। मलिक काफूर मूलतः एक हिजड़ा था और इसे गुजरात से, ठीक है, किसने खरीदा था? ये लिखा है नुसरत। ठीक है, इसी ने खरीदा था। 13वां, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है,
तो यार ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बलबन था। नहीं 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 नहीं, असत्य लिखना था तो यही आप निशान लगा दो। ठीक है, तो अब प्रश्न आता है कि फिर सही क्या होगा भाई, हमने किस आधार पे कह दिया कि यह गलत है। ठीक है, तो आप यहां लिख लेना। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, ठीक है, आप कहोगे कि सर इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश है। ठीक है, आप कहोगे कि नहीं सर हमने तो कुछ किताब में पढ़ा है महमूद गजनवी। ठीक है ना, तो देखो हम ये तो पहले निशान लगा लो कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, इल्तुतमिश है। ठीक है, देश का पहला वैधानिक सुल्तान कौन है, इल्तुतमिश ही है। खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन है, इल्तुतमिश ही है। ठीक है, अब कहोगे लेकिन महमूद गजनवी को भी सुल्तान महमूद गजनवी लिखा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना कि एक किताब है गुजिंदा, और उस किताब गुजिंदा में लिखता है कि महमूद गजनवी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि को धारण किया। लेकिन महमूद गजनवी ने कभी अपने को सुल्तान नहीं कहा, अपने सिक्कों पर भी उन्होंने नहीं कहा है, उस पर उन्होंने अमीर शब्द का ही प्रयोग किया है। और दूसरी चीज ये है कि महमूद गजनवी भारत के शासक कब रहे? क्या महमूद गजनवी ने भारत पर शासन किया है? कभी नहीं। He was merely a robber, वह केवल एक लुटेरा था। ठीक है, वो लूटा था और चला गया था। ठीक है ना, तो आपको समझ में बात आ गई है। लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हो सकता है कहीं से कोई भूल से गलती से टाइप हो गया हो। राजा के पद को अनुवांशिक बनाने की चेष्टा करने वाला इल्तुतमिश, ठीक है। हिंदू माता से उत्पन्न पहला सुल्तान नासिरुद्दीन शाह था। हाँ जी, शमसी वंश का शासक। दक्षिण भारत में अभियान करने वाला पहला, ठीक है। 14 आ जाओ। सल्तनत कालीन सिक्के, जीतल है भाई, जीतन नहीं है, कहाँ गए, ये है जीतल, जीतल। और ये ससगानी, ऐसे लिखेंगे ससगानी। और ये ठीक है, आप अंग्रेजी में करेंगे तो यही आएगा, लेकिन हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाता है, तनका। क्रमशः किस चीज के बने थे? तो देखो जीतल किसका है, ये तांबे का है। ठीक है, किसने जारी किया था सल्तनत में पहली बार? इल्तुतमिश। अब ये जो ससगानी है ये किसने जारी किया है? आप कहोगे एफटी फिरोज तुगलक। और ये किसका है? आप कहोगे कि सर चांदी का है। ठीक है, और ये टनका क्या है? आप कहोगे कि सर ये भी चांदी है। ठीक है, इसको किसने जारी किया था? इल्तुतमिश। तो अब मिला लो आप, देखो कहां गया। तांबा, जीतल तांबा, ससगानी चांदी, तो ये है पहला ही। 15 देखो आप क्या है। 15 कह रहा है कि भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत को चुनना है आपको। उसके भारतीय आक्रमण का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। जी हाँ, राजनीतिक था ही। और उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार की इच्छा उसके आक्रमण का मूल कारण थी। जी हाँ, था। उसने अपना पहला भारतीय अभियान 1175 में मुल्तान और कच्छ पर किया था। जी हाँ, बिल्कुल किया था। अपने आक्रमण के बाद उसने तराइन पर अधिकार कर लिया। ना 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 ना, गलत है, गलत है, यही गलत है। ये देखो, ये तराइन का युद्ध 1191 और 92 में होता है, लेकिन यह 1100, ठीक है, 79 दिया है, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, इसे पढ़ने की कोई मतलब ही नहीं। आगे, ठीक है, आगे चलो। 16, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, गलत बात है। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से उसके, बिल्कुल नहीं हुआ। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ, नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। इनमें से कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। सब जितने भी दिए गए सब गलत दिए गए। 17 जाओ। है तो इजी, लेकिन अगर गलती कर गए तो कंपटीशन से बाहर भी हो जाओगे। आमेर
ये क्या है, इसकी पहचान किससे की जाती है? जयपुर से। मारवाड़ की पहचान किससे की जाती है? जोधपुर से। जोधपुर यहां होना चाहिए था, मेरे निशान गलत मैंने लगा दिया, सॉरी यार। ठीक है, आओ देखते हैं। आमेर, आमेर तो यह है जयपुर हो गया। मारवाड़ यह जोधपुर हो गया। मेवाड़ ये उदयपुर हो गया। ठीक है, तो अब तो मिला ही लोगे अब। ठीक है, एक का टू ये आ गया, एक ही जगह है तो ये सही है, लगा दो, हटाओ, काम खत्म। ये देखो हो गया। ठीक है, अब चलो 18 देखते हैं। 18 में आप देख रहे हैं कि निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय समाज के सामंतवादी समाज में परिवर्तित होने का सर्वाधिक प्रमुख कारण था? भारतीय समाज के सामंतवादी समाज में परिवर्तित होने का सर्वाधिक प्रमुख कारण था। ठीक है, तो देखो अब यहां आना है, थोड़ा ब्रेन लगाना है, अन्यथा गलती तो होनी ही होनी है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गलती होने की होगी। देखिए, व्यापार का जब भी विघटन होता है तो भूमि आधारित व्यवस्था जन्म लेती है, और जहां भूमि आधारित अर्थव्यवस्था है वहां पर बाहुबली आएंगे। ठीक है, और जहां बाहुबली आएंगे वहां कभी व्यापार का विघटन नहीं होता। यही कारण है कि जो नए शहर बनते हैं वो तेज गति से आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो परंपरागत गांव हैं हमारे, और वहां पर जो बाजारें बनी थीं वो बाजारें जैसी उस जमाने में थी उससे बस 2-4 घर और बढ़ गए होंगे। ठीक है, तो क्या कारण क्या है कि जहां बाहुबली होंगे वहां व्यापार नहीं होगा, व्यापार का विघटन हो ही जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये भी सही है। ठीक है, भूमि अनुदान की प्रक्रिया, भाई ये भी सही है। अत्यधिक प्रजातियों की उत्पत्ति, ये सब कोई मतलब नहीं है सामंतवाद के लिए। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न यहां ये देखो, कह रहा है कि सर्वाधिक प्रमुख क्या है। भाई सही तो व्यापार का विघटन भी है। ठीक है, क्योंकि पैसा जब जब खनकेगा, ठीक है, पैसा की बहुलता जहां भी आएगी वहां पर सामंतवादी व्यवस्थाएं कभी नहीं चलेंगी, उखाड़ के फेंक दी जाएंगी। ठीक है, पैसा जैसे आज देखो हमारे यहां, ठीक है, हमारे यहां दलित वर्ग क्यों है? दलित वर्ग क्यों है? क्योंकि दलित के पास पैसा नहीं है, गरीब है, लाचार है। तो जब गरीब और लाचार है तो लोग उनका दोहन करते हैं, और दोहन करने के बाद जब उनकी सिसकियां आती हैं तो उन सिसकियों को चुप करने के लिए कुछ दाना फेंक देते हैं, फिर वो जय हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद करने लगते हैं, और इनका काम होता रहता है। ठीक है, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है, हमारे यहाँ डिप्रेस क्लास जो होता है उनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है, ठीक है, वो भी अच्छी नहीं होती है। क्लियर, उनको मेंटली क्या किया जाता है? ठीक है, हैरेस कर दिया जाता है। ठीक है, वो कभी भी उठ नहीं पाते। ठीक है, अब आप कहोगे कि संविधान तो बहुत पहले से लागू, चलो ठीक है, जब संविधान पढ़ेंगे वहां देखेंगे कि कितनी हमारे यहाँ संविधान की धाराएं लागू हैं, और केवल कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लागू होना चाहिए था, परंतु आज भी वो हमारे बीच लागू नहीं है। तो अब सवाल इस बात का है एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे भूमि अनुदान की प्रक्रिया ये है। क्लियर? अब देखिए भूमि अनुदान की प्रक्रिया, इससे सामंतवाद कैसे आ जाएगा समझा देते हैं। जैसे ही बताओ, किसी शासक ने क्या किया, ये भूमि का टुकड़ा, आप विद्वान आदमी हो, ठीक है, धर्मगुरु हो, यह आपको दे दिया। मान लो आप धर्मगुरु हो तो ये आपको दे दिया। अब आपका काम क्या है कि भाई आप इससे जो है इससे आय प्राप्त करिए और अपने जो है धर्मालय और अपने धर्म का विकास करिए। ठीक है, लेकिन ये रियलिटी क्या होगी? ठीक है, कि देखो एक अंग्रेजी की कहावत कही जाती है कि एब्सोल्यूट मनी करप्ट अ मैन एब्सोल्यूटली। अगर किसी भी धन में श्रम नहीं है तो वह धन, ठीक है, कभी भी वह समाज का सृजन नहीं करेगा। क्लियर? तो ये जो राजाओं ने भूमि
को अनुदान के रूप में दिया। इस अनुदान को पाने वाले लोग कालांतर में क्या हुआ, भ्रष्ट बन गए और लोगों के जीवन के मालिक बन गए। ठीक है, तो ये इसका इसलिए आंसर सही है। अब चलो 19वां देखते हैं। 19वां कह रहा है मित्रों कि तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कारण क्या थे। ठीक है, तो यार देखो, पहले तो कह रहा है कि उनकी समाज का पृथकतावादी एवं अनुदारवादी होना। ठीक है, तो ये तो यार सही है, आज भी क्या ठीक है, सब लोग एक हैं नहीं है ना। समाज में क्या है, बड़वादी व्यवस्था है। देखो ये देखो, अलबरूनी कहता है, तहकीक हिंद में कहता है कि वर्ण यहां 4 है ना, 4 है। ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है ना। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ये आपस में संघर्ष कर रहे हैं कि तू बड़ा या मैं। वैश्य और शूद्र भी आपस में संघर्ष कर रहे हैं कि तू बड़ा या मैं। इसका मतलब यहां पर संघर्ष चल रहा है। इसके अतिरिक्त वो कहता है कि इन चारों के अतिरिक्त यहां अंत्यज थे। ठीक है, देखिए अंत्यज का मतलब है अंत्य जो जन्मा हो, मतलब इन ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों शूद्रों से अलग। जैसे लोहार हुआ, बनिया, अरे कहार हुआ कर लो। ठीक है, बढ़ई हो गया, ये कर लो। अब बढ़ई कहता है लोहार से कि मैं बड़ा हूं, लोहार कहता है बढ़ई से कि मैं बड़ा हूं, कहार कहता है मैं बड़ा हूं। इसका मतलब ये आपस में भी लड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद तो हद हो जाती है, अछूत आते हैं, अछूत। और ये अछूतों में कौन है, हादी हैं, डोम है, चांडाल है, चांडाल है, बधातु है। अब ये देखिए, इनको कोई राइट्स नहीं है जीवन में, कोई राइट्स नहीं है, मतलब ये वस्तु हैं, एक पशु हैं। ठीक है, लेकिन ये भी लड़ रहे हैं। हादी कहे डोम से कि तू छोटा है, डोम कहे हादी से कि तू छोटा। ये इसको जुतिया रहा, ये इसको जुतिया रहा, सभी एक दूसरे को कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सभी क्या है, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये चीज तो समझ गए होंगे ना। पृथकतावादी भी अनुदार है, अनुदार मतलब उदार नहीं है। ठीक है, कहां उदार है। ठीक है, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, अरे यार थी ही यार। ठीक है, जहां जाति है वहां असमानता है। ठीक है, इसलिए देश की यूनिटी के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, ठीक है, एंड ऑफ कास्ट। जाति का जब तक अंत नहीं है तब तक हिंदुस्तान कभी भी एक सशक्त राष्ट्र नहीं बन सकता। ठीक है, और कह रहा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उन्नति, जी हाँ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति तो थी ही। ठीक है, अब क्या है, जहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी नहीं होगी, ध्यान रखना कि जहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी नहीं होगी वहां धर्म होगा, और जहां धर्म होगा वहां भय होगा, और जहां भय होगा वहां क्या होगा, भगवान होगा। ठीक है, और इस भगवान की इच्छाओं को पाने के लिए बाजार बनती रहेगी, और इस बाजार में ठीक है अलग अलग ड्रेस में, अलग अलग तौर तरीके में भेड़िए आते रहेंगे और ये समाज को लूटते रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा सही हुआ, 1 2, अरे 1 2 3 होना चाहिए था यार, ये सी लिखा हुआ है, कर देते हैं, चलो सही कर देते हैं। ये 3 होगा, ये 4 होगा, तब तो लगाओगे। तो अब सही क्या हुआ, 1 2 3 सही हुआ। ठीक है, भारतीयों में शांति और अहिंसा की सब फालतू बातें हैं। ठीक है, क्लियर। यहां तक शांति और अहिंसा की बात थी कि राजपूतों की यह हालत थी कि जिस घर में उन्होंने नौजवान लड़की को देखा वहीं तलवार रख दिया। पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता का स्वयंवर लूटने की जितनी चिंता थी, उतनी चिंता अगर मोहम्मद गोरी को हराने में होती तो ये बात कुछ और होती, हिंदुस्तान का इतिहास आज कुछ और होता। ठीक है, तो ये कहाँ शांति और अहिंसा की बात करते थे। ठीक है, और इसका मतलब आंसर कहाँ आया आपका, 1 2 3, 1 2 3 तो है, अच्छा है, चलिए 1 2 3। अब मित्रों ये अंतिम क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। इस बहमनी शासक को उसकी क्रूरतापूर्ण कार्रवाइयों के लिए जालिम की उपाधि दी गई, वह कौन है, आप कहेंगे हुमायूं को
कहा गया। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे अनुमति दें। ठीक है, नमस्ते। फिर हम आपसे कल मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक। नमस्ते।